नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रोनॉमी, CCS हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। लगभग व्यक्ति समझते हैं, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के साथ मेरी जो इंटरेक्शन होती है वो भी कहते हैं कि जी प्राकृतिक और जैविक में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही जहर मुक्त खेती हैं। पहले जब हम खेती करते थे तो उसमें भी कोई रासायनिक इनपुट यूज नहीं किए जाते थे और प्राकृतिक खेती में भी यही सजेस्ट किया जाता है, तो दोनों एक ही चीज़ हैं, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है, कम नहीं काफ़ी फर्क है। इसमें मैं 6-7 पॉइंट्स के ज़रिए बताना चाहूँगा कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। एक जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि चाहे आपकी रासायनिक खेती है चाहे जैविक खेती है, दोनों में ही खाद का या मैन्योर का या जैविक खाद का प्रयोग होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे किसी फसल की खाद की या न्यूट्रिएंट्स की पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से हम मेज़र करके खेत में उसको पूर्ति करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमें रासायनिक खेती करते हैं और धान की फसल में 60 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से चाहिए, तो हम उसमें कैलकुलेट करते हैं कि इसमें यूरिया या DAP के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितनी मात्रा में हमें डालना है। दूसरा, जैविक खेती में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो फसल की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, जैसे धान की खेती में 60 किलो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो खेत में हम कितना गोबर का खाद डालें या कितना केंचुए का खाद डालें जिससे धान की फसल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो उसके हिसाब से हम ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं। अब जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात है तो इसमें हम कोई भी खाद नहीं डालते हैं, कोई भी उर्वरक नहीं डालते हैं, इसमें कोई भी हम मैन मेड या इंडस्ट्री में बनाया हुआ कोई भी उर्वरक या फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। इसमें केवल सूक्ष्म जीवाणुओं का कल्चर डालते हैं, जामन डालते हैं। जैसे हम दूध को जमाने के लिए दही का जामन लगाते हैं, उसमें कल्चर लगाते हैं, वो सूक्ष्म जीवाणुओं का कल्चर होता है। तो इसी तरह से हम खेत में सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं का कल्चर तैयार करते हैं और वो तैयार करते हैं जीवामृत के माध्यम से, घन जीवामृत के माध्यम से और बीजामृत के माध्यम से। तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लास्टिक के ड्रम में, 200 लीटर के ड्रम में, और उसमें हम जो लगभग 1 दिन का देसी गाय का 1 दिन का गोबर, 1 दिन का गौमूत्र, उसी में 1 से 1.5 किलो गुड़ और 1 से 1.5 किलो बेसन और एक 50 से 100 ग्राम ऐसी मिट्टी उठा करके लाते हैं, किसी बढ़िया पीपल के नीचे की या जंगल की मिट्टी या ऐसी जगह से जहां पिछले काफ़ी वर्षों से कोई भी रासायनिक इनपुट प्रयोग ना करी गई हों। हमारा मकसद ये है कि ये जामन के तौर पे, यानी कि इस मिट्टी में हमें जीवाणु उठा के लाने हैं, जो एरोबिक हैं, जो हवा वाले जीवाणु हैं, वो हमने वहाँ से उठा के लाने हैं। क्योंकि जो गोबर है पशु का, उसमें ज़्यादातर सूक्ष्म जीवाणु एनारोबिक होते हैं, यानी कि बिना हवा वाले जीवाणु होते हैं। इसलिए हम जीवामृत में दोनों तरह के जीवाणु का कम्बिनेशन करते हैं, हवा वाले भी और बिना हवा वाले भी। तो इसमें गर्मियों में 3 से 4 दिन में और सर्दियों में 6 से 7 दिन में ये कल्चर तैयार हो जाता है। उसके बाद ये तैयार होने के बाद हम इसको गर्मियों में 7 से 8 दिन में जो सिंचाई का पानी लगाते हैं उसके साथ खेत में देते हैं और सर्दियों में लगभग 2 सप्ताह के अंदर तैयार होने के बाद उसको पानी के साथ खेत में दे देते हैं। तो ये एक कल्चर के तौर पे है। प्राकृतिक खेती में ये जामन दिया जाता है, कल्चर दिया जाता है, इसमें जीवाणु मल्टीप्लाई किए जाते हैं। ये जीवाणु खेत में जा करके जो जमीन के अंदर ऑलरेडी जो जीवाणु पड़े हैं, जो ऑलरेडी सॉइल बायोटा है, जो माइक्रोबायोम है, वो हमारा मकसद है कि जो एक नेचुरल जो एक बायोटा है, नेचुरल जो सूक्ष्म जीवाणु खेत में, उनको मल्टीप्लाई करने का, उनको ही बढ़ाने का रहता है। इसलिए हम बाहर से कोई भी चीज़ इसमें डालने का सपोर्ट नहीं करते। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो जैविक खेती है उसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है, जबकि प्राकृतिक खेती में
लगभग 70 से 80% कीड़े और बीमारियों का कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है, उसमें हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये क्या रीज़न है इसका कि जैविक खेती में कीड़े बीमारी ज़्यादा आते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में लगभग कीड़े अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं। देखिए, इसका एक मुख्य कारण ये है, जो मैं बार बार बताता भी हूँ, कि जैविक खेती में हम गोबर का खाद या केंचुए का खाद या कंपोस्ट ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करते हैं, यानी कि खेत में हम ज़्यादा फूड डाल रहे हैं, ज़्यादा भोजन दे रहे हैं जीवाणुओं को, सबस्ट्रेट दे रहे हैं जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवाणुओं को। तो खेत में दोनों तरह के जीवाणु मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें लाभदायक भी और हानिकारक भी। अब जो सृष्टि का इवोल्यूशन है, जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, उसमें जीवाणु एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चाहे वो प्रकृति का है, चाहे प्राकृतिक रूप में मनुष्य विद्यमान है, चाहे पशु है, चाहे पौधा है, उनके अंदर जीवाणु एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा करते हैं। और जीवाणुओं के बगैर कोई भी प्रोसेस, कोई भी हार्मोन या एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो आगे जब उसका जो मेटाबॉलिज्म वो चलता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बढ़वार और प्रोडक्टिविटी और रिप्रोडक्टिविटी होती है। तो इसमें जैविक खेती में हम ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करते हैं, तो फूड की जो क्वांटिटी हो बढ़ जाती है उसमें, और हानिकारक भी और जीवाणु लाभदायक भी दोनों तरह के बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि जब देखो, जब भी लाभदायक और हानिकारक जीवाणु में संघर्ष होता है या लड़ाई होती है, तो उसमें इवोल्यूशन की थ्योरी बताती है कि हमेशा लाभदायक जीवाणु की ही जीत होती है। क्योंकि लाभदायक जीवाणु हमेशा से विपरीत परिस्थितियों से होकर के आए, और अगर इसमें हानिकारक जीवाणु की जीत हो जाती है, तो उसमें सृष्टि का इवोल्यूशन आगे कतई नहीं बढ़ सकता है। इसलिए उस पूरे संघर्ष में शुरू से लेकर जब से पृथ्वी का उत्पत्ति हुई है, तब से दोनों के जब आपसी संघर्ष होता है, तो उसमें जो लाभदायक जीवाणु उनकी हमेशा जीत होती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे आदमी में एक बीमारी आई, वायरल डिजीज कोरोना अगर जीत जाती तो आदमी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। पशुओं में एक बीमारी आई लंपी, अगर उसमें वो वायरल डिजीज जीत जाती तो पशुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। तो इसी तरह से जो लाभदायक जीवाणु हैं वो हमेशा एक सस्टेन करते हैं, और जो हानिकारक जीवाणु हैं कुछ टाइम के लिए आते हैं, अटैक करते हैं, अपना काम करते हैं, भाग जाते हैं। जैसे क्यों भाग जाते हैं वो, अब इसका मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ कि जैसे पशु होता है, पशु जब बीमार होता है तो वो खाना खाना छोड़ देता है, चारा खाना छोड़ देता है, और जब वो ठीक हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, पैथोजन चले जाते हैं, तो वो दोबारा से फिर खाना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो उनको भोजन ही नहीं दे रहा है, और जब उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, उनकी संख्या नहीं बढ़ती है, तो वो या तो मर जाते हैं या भाग जाते हैं, और पशु ठीक हो जाता है तो उसी आधार पर फिर वो दोबारा खाना खाने लग जाता है। इसी तरह यही प्रिंसिपल आदमी में काम करता है, जिसके ऊपर जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला है 2016 का, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, कि जब फास्टिंग की जाती है, जो 15 से 20 घंटे की फास्टिंग करते हैं, और जितनी ज़्यादा लंबी करते हैं 5 से 7 दिनों की, तो उसमें जो लाभदायक जीवाणु हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जमीन में जो हानिकारक जीवाणु हैं वो या तो भाग जाते हैं, जो उनके जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो विवास हो जाते हैं, और ऑटोफैगी के आधार पर, मैकेनिज्म के आधार पे उसमें जो हेल्दी जो जीवाणु हैं या हेल्दी सेल हैं वो मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, और जो इनकम्प्लीट सेल हैं या रोगाणु सेल हैं उनकी एनर्जी हेल्दी सेल भोजन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और उनका जो एक जो जमावड़ा होता है इनकम्प्लीट सेल्स का या बीमारी वाले सेल्स का, वो बाहर चले जाते हैं। तो प्राकृतिक खेती में भी यही सिद्धांत काम करता है। जमीन के अंदर भी, जमीन के अंदर हम भोजन ही नहीं दे रहे प्राकृतिक खेती में जीवाणुओं को, जो रोगाणुओं को, क्योंकि रोगाणुओं की एक लिमिटेशन होती है, उनको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उनको पार्टिकुलर एक विशेष तौर पे नमी चाहिए, और एक माहौल चाहिए। जैसे मीजोफिल्स होते हैं, उनको उसी एक नॉर्मल जो मॉडरेट कंडीशन है उनमें मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब इसमें उनको भोजन ही नहीं मिलता है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का रास्ता बंद हो जाता है, तो उसमें वो प्राकृतिक खेती में मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाते हैं, जिससे कीड़े और बीमारी कुदरती तौर पर इसमें रुक जाते हैं। और जो लाभदायक जीवाणु हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास है, माइकोराइजा है, बेसिलस है,
तो इस तरह की वर्टिसिलेटा है, तो इस तरह के सूक्ष्म जीवाणु जो लाभदायक बढ़ते चले जाते हैं, कीड़े और बीमारियों का कुदरती कंट्रोल होता चला जाता है, और जो हानिकारक जीवाणु उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, और जो लाभदायक जीवाणु उनका नेचुरली लगातार मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, और उनके मल्टीप्लिकेशन से खेत की ताकत या ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता चला जाता है। तो दूसरा जो पॉइंट था वो डिजीज इंसिडेंस था कि जैविक खेती में कीड़े और बीमारियों का अटैक ज़्यादा रहता है। उसका यही कारण है विशेष तौर पे जो भूमि जनित बीमारियां हैं, क्योंकि भूमि के अंदर ही वो जीवाणु रोगाणु मल्टीप्लाई करते हैं, कीड़े मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें जैसे जड़ गलन है, तना गलन है या विल्ट जैसी बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में कतई नहीं आती हैं। बहुत अच्छा कंट्रोल है, 80 से 90% कंट्रोल है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा। अगला डिफरेंस है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में कि जो खेत की ताकत का सूचक है, इंडिकेटर है, जैविक खेती में वो ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन है। हम जब पढ़ते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे और रिसर्च पेपर हम देखते थे, तो उसमें क्या होता था, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता था ऑर्गेनिक अमेंडमेंट के ऊपर, गोबर की खाद के ऊपर, फसल अवशेष के ऊपर, इस तरह से प्रेस मड के ऊपर जब कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जाता था, तो उसके स्टार्टिंग में खेत का ऑर्गेनिक कार्बन मेजर करते थे कि इस जमीन की ताकत क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन को एक सॉइल हेल्थ का इंडिकेटर माना जाता है। और जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, तो एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद फिर देखते हैं कि आरंभ में इसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना था, लास्ट में इसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके कारण इस खेत का ऑर्गेनिक कार्बन कितना बढ़ा है। तो यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन एक मुख्य इंडिकेटर होता था जैविक खेती का। लेकिन प्राकृतिक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन मुख्य इंडिकेटर नहीं है। सॉइल हेल्थ का मुख्य इंडिकेटर है जीवाणुओं की, सूक्ष्म जीवाणुओं की और केंचुओं की जनसंख्या का वर्धन, संवर्धन। यानी कि हमारा एम्फेसिस ये रहता है कि आरंभ में कितने इसमें कॉलोनीज थी, आरंभ में कितने बैक्टीरियल कॉलोनीज थी, और जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ है तो इसमें लास्ट में कितना ह्यूमस फॉर्मेशन हुआ है, ऑर्गेनिक कार्बन फॉर्मेशन हुआ है, और कितना इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी इस टाइम पे, वो चीज़ हम देखते हैं। क्योंकि इसमें देखिए चीज़ें अलग नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में हम माइक्रोबियल पॉपुलेशन देखते हैं या पार्टिकुलरली बैक्टीरियल पॉपुलेशन देखते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल पॉपुलेशन, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं, वो जनरल हेल्थ को इंडिकेट करती हैं। जैसे ऑर्गेनिक कार्बन है, ये जनरल सॉइल की हेल्थ को इंडिकेट करता है, और इसी तरह से प्राकृतिक खेती में जो जीवाणु की संख्या है या अर्थवर्म की संख्या है, वो जमीन की ताकत को इंडिकेट करती है। अब जो जीवाणु और केंचुए हैं, ये जब मरते हैं, एक तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जमीन में, जो वातावरण की नाइट्रोजन है, जड़ों के अंदर भी, जमीन के अंदर भी। दूसरा क्या है, जब ये मरते हैं तो इनका शरीर एक तरह से जैविक कार्बन होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन का होता है, ह्यूमस की निर्माण होता है। तो ये मरते हैं तो खेत में जैविक कार्बन बढ़ता है। इस यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जैविक कार्बन दोनों में बढ़ता है, लेकिन उसमें इंडिकेटर केवल हम ऑर्गेनिक कार्बन को मापते रहे हैं। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की बजाय जो उसका भी बेस है, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं का, उनकी संख्या को देखते हैं। जब वो ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन कुदरती तौर पर खेत का बढ़ जाता है और ताकत खेत की कुदरती तौर पर बढ़ जाती है। इसके बाद पॉइंट आता है कि जैविक खेती में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा है, यानी कि खेती में कॉस्ट ज्यादा लगती है, जबकि प्राकृतिक खेती में लगभग कॉस्ट नहीं है, बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में। क्या देखते हैं, जैविक खेती में एक इतना बड़ा जंजाल फैला हुआ है, इसमें इतना बड़ा इंडस्ट्री होता जा रहा है, और जितना भी आप इसको गूगल स्कॉलर पे जाइए, गूगल पे जाइए, जब आप सर्च करते हैं तो जितने भी यूट्यूब पे या जहाँ भी एक रिसर्च इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है, या जो भी खेती करने वाले व्यक्ति हैं जैविक खेती, वो सभी एक अलग तरीके से खेती कर रहे हैं। यानी कि वो यूज तो बायो फर्टिलाइजर्स का करते हैं, इसमें उसमें भी एक अलग अलग तरीके से करते हैं कि जो आपकी बायो एजेंट्स हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास है, उनका लगभग सभी का तरीका भी अप्लाई करने का अलग होता है, मल्टीप्लाई करने का अलग होता है। कीड़े और बीमारी को जब कंट्रोल करते हैं इनके द्वारा, तो उनका भी तरीका अलग अलग होता है। यानी कि एक इतना बड़ा, इसमें एक इतना बड़ा सिस्टम है कि इसमें समझ में आना एक आम किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती है, इसमें शुरू से ही ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप
एक फसल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसमें गोबर की खाद या केंचुए की खाद डालते हैं तो उसकी आप जो क्वांटिटी है कैलकुलेट करके देखिए, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। एक किसान रेवाड़ी का हमारे पास आया, वो नेट हाउस में जैविक खेती करता है। उसने हमें बताया कि कीड़े और बीमारियों के कंट्रोल के लिए वो 1 एकड़ में 1.5 लाख की दवाई कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए अजाडी रेक्टिन यानी कि नीम से बनाई जाती है, वो दवाई उसमें अप्लाई करता है। और वो क्या करता है कि एनसीआर में दिल्ली के आसपास जो नेट हाउस का प्रोड्यूस है, खीरे वगैरह हैं, वो वहाँ जाकर टमाटर खीरे वगैरह जो वहाँ जाकर बेचता है, तो वो अपनी कीमत तो पूरी कर लेता है, लेकिन खर्चा उसका बहुत ज़्यादा है। यानी कि शुरू में जब हम गोबर का खाद वगैरह डालते हैं वो भी काफ़ी कीमत का हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। और जो हम बायो फर्टिलाइज़र के नाम पर भी पूरी इस मटेरियल नकली बहुत ज़्यादा सामान मार्केट में आया हुआ, इसलिए इसमें ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से हम, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग बता रहा है, हर व्यक्ति अलग अलग इसके लिए आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस मेथड से हम उनको कंट्रोल करें। तो इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन काफ़ी बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में हमें मार्केट में जाना ही नहीं है। प्राकृतिक खेती के सारे इनपुट घर पर ही तैयार हो जाते हैं। तो इसमें खर्चा केवल नाम मात्र है और 1 दिन के देसी गाय के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ की खुराक तैयार हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि यील्ड पेनल्टी है जैविक खेती में। जैसे मैंने आपको बताया, रोथमस्टेड का उदाहरण देके बताया पिछली वीडियो में। दूसरा बताया कि रोडेल इंस्टीट्यूट में जो मक्की सोयाबीन पे एक्सपेरिमेंट किया गया 1981 से, उसमें पाया गया कि जो मक्की की फसल है उसमें शुरू के 4-5 सालों में यील्ड पेनल्टी रही, यील्ड पैदावार घटी है, जबकि सोयाबीन में ऐसा नहीं रहा। लेकिन मक्की जहाँ भी सीरियल ली जाते हैं, यहाँ भी इंडिया में भी जो PAU में या करनाल के ICR इंस्टीट्यूट्स में जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उसमें जो जैविक खेती में जो फसलें ली जा रही हैं उनकी पैदावार कन्वेंशनल फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग के बराबर नहीं आ रही है। यील्ड पेनल्टी है कम से कम 4-5 सालों के लिए। जबकि प्राकृतिक खेती में जब प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें शुरू के 1-2 साल में ही हमारी ज़्यादा यील्ड पेनल्टी नहीं रहती है, क्योंकि इसमें हमें ट्रेनिंग लेकर के ये सीखना है कि किस तरह से खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है। और खेत में जो भी आप एक सीजन में हो सकता है ये काम, एक सीजन में, एक फसल के सीजन में 6 महीने हो सकता है कि खेत में जीवाणु और अर्थवर्म जब आपके खेत के बढ़ जाएंगे तो समझो उनका शरीर ही खाद का शरीर है, जो बढ़ जाता है तो कुदरती ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है उसका। और यील्ड पेनल्टी मान लो शुरू के 1-2 साल में आती भी है तो उसका खर्चा घट जाता है, इसलिए प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। लास्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया कि आपको जैविक खेती में जो इनपुट डालते हैं, कुछ इनपुट आपके घर पर तैयार हो जाते हैं और कुछ इनपुट यानी कि काफ़ी इनपुट आपको बाहर से लाने पड़ते हैं जो किसान तैयार नहीं कर पाता है। जैसे कल्चर है, बायो फर्टिलाइजर्स का कल्चर है, उसको बाहर से खरीदना पड़ेगा। जबकि प्राकृतिक खेती में जो एक गाय से लगभग कम से कम 5 से 10 एकड़ की शुरू में खेती हो सकती है, लेकिन बाद में जब खेत का जैविक कार्बन इंप्रूव हो जाता है, खेत की ताकत बढ़ जाती है, तो 20 से 25 यहाँ तक के 30 एकड़ की खेती भी प्राकृतिक खेती में एक गाय से मेंटेन की जा सकती है। तो ये मोटे मोटे मैंने आपको लगभग 7 पॉइंट्स बताए हैं कि इनमें क्लियर हो जाता है कि क्या है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर। तो ये जब हम जान जाएंगे तो प्राकृतिक खेती के महत्व का हमें ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद।